हेलो एवरीवन, दिस इज मी सैयद शुजातुल्लाह। वेलकम टू भारतीय आईएएस इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल जो हिंदू न्यूज़पेपर में दिया गया है, जिसका नाम है वन वोट वन पर्सन एंड वन वैल्यू। इसका मतलब क्या है? हमारे कंट्री में एक आदमी का एक वोट है और एक आदमी का एक वोट है तो वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए, राइट? यस, ये कॉमन सेंस है। बट हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है, इसलिए ही ये आर्टिकल दिया गया है। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू ऐसा हमारे कंट्री में नहीं है। द क्वेश्चन हियर इज क्यों। सो पूरा देखिए, लेक्चर 5-6 मिनट का होगा, बट इट में गिव यू लॉट ऑफ गुड इनसाइट्स। मेरा लेक्चर हिंदी और इंग्लिश में होगा, सो दैट जो हिंदी मीडियम के होते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश सुनकर उनको कम्युनिकेशन जब मैं करता हूँ इंग्लिश में तो फिर वो भी ग्रास्प करेंगे और वो सीसैट पेपर में हेल्प होगा। तो कॉमन सेंस है कि आप जितना ज़्यादा एक लैंग्वेज को सुनते रहेंगे तो आपकी उतनी ज़्यादा लैंग्वेज तराशी भी जाएगी और बेहतर होगी। सो इसलिए हम हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ेंगे, सो दैट जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं फिर भी इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो उनको हिंदी में सीखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली मदर टंग में जब हम सीखते हैं तो अच्छा दिमाग में बैठता है और बहुत देर तक वो वहाँ पे रहता भी है। ठीक है, चलिए। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। कभी भी आप एक आर्टिकल देखते हैं ना तो उसका एक इंट्रो होता है, मीन्स वो स्टार्ट करते हैं कि भाई ये सिनेरियो चल रहा है। उसके बाद में अगर आप आर्टिकल को गौर से देखें तो यू विल ऑल्सो गेट सम फैक्चुअल थिंग्स भी मिलेंगे आपको। यू विल ऑल्सो फाइंड सम फैक्चुअल थिंग्स। और भी थोड़ा आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें आर्टिकल में कभी कभी रिपोर्ट या इंडेक्सेस मेंशन किए जाते हैं। So sometimes they will also mention what indexes and reports also. So you have to make sure that उसको अपने कोट करना है। फिर आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि उसमें चैलेंजेस के बारे में भी डिस्कस किया गया है। So you will also see that there are challenges in the article. फिर उसके बाद में जब आर्टिकल एंड होता है, when the article ends, you will also find what सजेशंस रिकमेंडेशंस। तो जब आर्टिकल एंड होता है, सजेशंस और रिकमेंडेशंस किस तरीके से हमें मिल सकते हैं वो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, वो भी मेंशन किया गया होता है। और व्हेन इट कम्स टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द एडिटोरियल, इट इज़ नथिंग बट ए कंक्लूजन। जब आप एडिटोरियल के लास्ट में आ जाते हैं तो वो पैराग्राफ होता है कंक्लूजन का। एग्जैक्टली वो पैराग्राफ आपको मेंस आंसर राइटिंग में उतार देना है, आपका काम हो जाएगा। So that is what it is. The last part, the last paragraph of your article, you have to put it in the examination. Your job will be done. तो अभी यहाँ पे देखेंगे। So अब जब when you start studying an article, so you have to study in length. पहली बार एक बार पूरा पढ़ लो, 5 मिनट लगेंगे, फिर और एक बार पढ़ लो, 5 मिनट लगेंगे। तो 1 घंटे से ज़्यादा एक न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरत नहीं है। ओके, बेसिकली क्योंकि आपको पता ही है न्यूज़पेपर रीडिंग में थोड़े एरियाज होते हैं यू शुड नॉट इवन टच। थोड़े एरियाज पढ़ना ही नहीं है, थोड़े एरियाज होते हैं यू शुड टच एंड यू शुड मेक नोट्स। तो यू नो दैट कि थोड़े एरियाज में आपको नोट्स बनानी ही है। तो इस तरीके से आपको नॉर्मली आपके इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता है, तो आप उससे फॉलो करिए, आपका काम बन जाएगा। सो यू फॉलो वॉट एवर दे आर सेइंग, दैट इज़ इनफ, बट इट इज़ अप टू यू। द प्रॉब्लम हियर इज व्हेन यू लिसन टू द एडिटोरियल, नो, इट बिकम्स वेरी ईजी। आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप अगर खुद से पेपर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको समझने में। फिर उसका आप रिसर्च करेंगे, फिर गूगल पे देखेंगे, ये सब चीज़ों से क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम, यू विल कंज्यूम योर टाइम बस जस्ट डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च बिकॉज योर वोकैबुलरी इज नॉट दैट ग्रेट दैट यू कॉम्प्रीहेंड द कॉन्सेप्ट ऑल ऑफ ए सडन। फिर आप वो यू विल गेट इन टू गूगल सर्च एक्सेट्रा। दैट्स वाई आई जनरली से दैट जो भी आपको वॉट एवर द यूट्यूब चैनल दैट यू लाइक, सो उसका एडिटोरियल आप डायरेक्टली कर लो। Okay, so that 40-45 minutes में you are done with your editorial of the newspaper of that particular day. तो 40-45 मिनट में आपके वो दिन का आपका एडिटोरियल हो जाएगा। और जो भी पढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होते हैं तो वो लोग ऑलरेडी कनेक्ट कर सकेंगे कि लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आया था ये टॉपिक पे, और इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, मेंस का क्वेश्चन कैसा बन सकता है। सो दे विल ऑल्सो गिव यू द नॉलेज अबाउट कि हाउ दिस कॉन्सेप्ट वाज एवर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, कैन वी हैव प्रीलिम्स क्वेश्चन और मेंस क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो दे विल ऑल्सो ब्रिंग दैट एक्स्ट्रा एडवांटेज। तो एडिटोरियल सुनने का ये फ़ायदा ये होता है कि आपको वो जो एजुकेटर्स होते हैं वो प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं कि कभी इसके एग्जाम से इसका रिलेशन था,
प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन बना था इसके ऊपर, तो वो आपको थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ा आगे का भी बोल देंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो दैट इज़ द बेनिफिट दैट यू इफ़ यू सी द एडिटोरियल्स ऑन द यूट्यूब। बट हमेशा यही नहीं करना है, आपको वीकली एक 3 से 4 आर्टिकल्स आपको खुद भी पढ़ना है। हर दिन तो आप यूट्यूब से कर लीजिए एडिटोरियल्स, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, बट 3 से 4 एडिटोरियल्स आप खुद से करिए। वाई? बिकॉज आपको भी समझने और इंटरलिंकिंग की जो भी एबिलिटीज़ है वो भी आनी चाहिए, आपकी भी एनालिटिकल एबिलिटीज़ बढ़नी चाहिए। आपको भी एक आर्टिकल जिस तरीके से एक्चुअली बनाते हैं, जो भी इकोनॉमिस्ट बनाते हैं या पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट्स बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, दे विल एक्चुअली राइट इन ए मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर के तरह ही लिखते हैं, क्योंकि वो समझ में भी आए, राइट? सो दे विल ऑल्सो फॉलो ए प्रॉपर पैटर्न, वो भी प्रॉपर पैटर्न ही फॉलो करेंगे, और जम्बल्ड वे में दे विल नेवर राइट इट, वो नहीं लिखेंगे वैसा। तो आप ये याद रखिए कि आप इस चीज़ों पे ध्यान रखिए, और हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, दैट इज़ 1 person 1 vote 1 value। तो जब आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, व्हेन यू स्टडी दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 1 to 2 टाइम्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट कहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसमें फैक्चुअल डेटा कहाँ पे मेंशन किया गया है, एंड यू विल ऑल्सो नो दैट कहाँ पे चैलेंजेस है, कहाँ पे सजेशंस मेंशन किए गए हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ जस्ट सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है। दिस इज 1 पॉइंट हियर, ठीक है, फाइन। ये कॉन्सेप्ट है हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी, ओके। उसके बाद में और एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे, क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहां पे देखेंगे, ओके, यू ऑलवेज ऑल्सो सी दिस पर्टिकुलर एरियाज ऑल्सो। क्वांटिटेटिव तो हो गया, सो यू विल ऑल्सो सी अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज क्वालिटेटिव डाइल्यूशन। आपको ऐसा भी कॉन्सेप्ट मिला है क्वालिटेटिव डाइल्यूशन का, ठीक है। ये सब होने के बाद में आपको कोई कहीं पे कई और कॉन्सेप्ट नहीं दिखते हैं एडिटोरियल में। तो एक होगा पॉलिटिकल इक्वालिटी, दूसरा होगा क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन, तीसरा होगा क्वालिटेटिव डाइल्यूशन। तो ये 3 आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं आपको ये भी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेफगार्ड्स लिखा गया है, ये नथिंग बट, ये पूरा फैक्चुअल डेटा है। दिस इज नथिंग बट फैक्चुअल डेटा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है नहीं है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन अपॉइंट करता है, कौन से आर्टिकल में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा, यू विल गेट व्हाट, ऑल द फैक्चुअल डेटा, वो टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे here you will see in the third section, basically in this section you will see the problems। यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये प्रॉब्लम सेक्शन है, और ये जो लास्ट होगा ये सॉल्यूशन सेक्शन है, मीन्स द रिकमेंडेशन सजेशंस ऑथर ने दिए हैं। और जो लास्ट पैराग्राफ रहेगा, ओके, द क्वालिटेटिव डाइल्यूशन, ये आपका लास्ट पैराग्राफ आपके आंसर का भी लास्ट कंक्लूजन रहेगा, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉपरली कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। उसके बाद में यू हैव व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन कॉन्सेप्ट, उसके बाद में वो दिए हैं अपने को फैक्चुअल डेटा, सो दे हैव गिवन फैक्चुअल डेटा, देन दे हैव गिवन व्हाट, सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। उसके बाद में दे हैव गिवन व्हाट, सम सजेशंस, अपने को सजेशंस भी मिले हैं, रिकमेंडेशंस भी मिले हैं, प्री कंक्लूजन भी है। ये आपका एक्चुअली मॉडल क्वेश्चन आंसर ही है। चलिए, तो अभी हम नॉर्मली समझेंगे कि ये 3 वर्ड्स है क्या, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है, ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। और क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन, क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है। और क्वालिटेटिव डाइल्यूशन का मतलब क्या है, ये 3 चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे पहले आपको मिनिमम पता होना चाहिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ओके। इसमें से आर्टिकल रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो मैं बता दूंगा। डेमोक्रेसी इज नथिंग बट जब आपके कंट्री में हर इंसान का, हर सिटीजन का बोल है, मीन्स उसका से है डिसीजन मेकिंग में, ओके, तब हम बोलेंगे वो डेमोक्रेसी। अगर किसी आदमी का या मैन का या वुमेन का डिसीजन मेकिंग में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रहा,
तो वो प्रॉपर कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी. इट विल नेवर बी कॉल्ड एज कंप्लीट डेमोक्रेसी व्हेन देयर आर सम पीपल मिसिंग आउट ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, कुछ भी वजह हो. ओके, बट ऐसा दिख रहा जब भी इलेक्शन होने के बाद में ऐसा दिख रहा कि बहुत सारे लोग इसमें एक्चुअली पार्टिसिपेट ही नहीं करें. अगर जो पार्टिसिपेट करे भी, उनका जो भी पार्टिसिपेशन था वो पार्टिसिपेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है. ओके, so that is what the major problem that democracy, the word, give us. Democracy is nothing but when every one of us, irrespective of creed, caste, race, sex, place of birth, descent, or gender, or region, irrespective of any of this, everyone should have equal participation in the decision making. So सबके पास equal participation होना. अगर हम PM को चुन रहे हैं, अगर हम CM को चुन रहे हैं, so हर एक के पास same पार्टिसिपेशन होना चाहिए और हर एक की जो वोटिंग, हर एक का जो वोट होता है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि थोड़ों की वैल्यू ही नहीं है, वोटिंग की थोड़ों की वैल्यू है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो डेमोक्रेसी इज नथिंग बट गिविंग स्पेस टू ईच एंड एवरी वन. Okay, trying to understand the issues and grievances of each and every section society, okay, in a larger balance is called as democracy. तो आप ये तो समझ गए होंगे व्हाट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ये कंटेक्स्ट में. तो अब पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है? ओके, पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब ये है जहां पे वन पर्सन को दिया जाएगा वन वोट और हर एक की वोट की वैल्यू होगी वन वैल्यू होगी. दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल इक्वालिटी. रिमेंबर दिस पॉइंट. सो पॉलिटिकल इक्वालिटी, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. ठीक है, बट इन इंडिया, बेसिकली इन इंडिया में पॉलिटिकल इनइक्वालिटी चल रही है. पॉलिटिकल इनइक्वालिटी इज गोइंग ऑन इन इंडिया. रिमेंबर दिस पॉइंट. पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है? हर एक के पास एक वोट है और हर एक की वोट की वैल्यू एक ही होनी चाहिए. यह है नॉर्मल परफेक्ट थिंग. बट इंडिया में ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी चल रही है. अब क्यों चल रही है? बिकॉज यहां पे और यहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है. ये दो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स है. ये दो कॉन्सेप्ट्स के वजह से इंडिया में है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये है क्या. चलो हम देखेंगे. क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन. क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन इसका मतलब क्या है? यहां पे देखिए, अपने इंडिया में सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरे बहुत सारे, मिजोरम है, सिक्किम, मिजोरम है, मेघालय है. ठीक है, यहां पे समझिए, यहां पे पॉपुलेशन, लाइक सिक्किम की पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है. लेट अस सपोज यहां पे पॉपुलेशन सिक्किम में 10 लाख पॉपुलेशन है और इनके लिए लोकसभा में एक लोकसभा की सीटें एक एमपी चुना जाएगा. सिक्किम से एक एमपी चुना जाएगा बस. और उनके पास पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख पॉपुलेशन है. ओके, जब आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं, व्हेन यू सी उत्तर प्रदेश नाउ, जब आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं, ठीक है, यहां पे कितने की, लाइक 50, फॉर एग्जांपल 50 एमपीज है यहां पे. ओके, यहां पे 50 एमपीज है और यहां पे क्या है, एक एमपी का 20 लाख पीपल, बेसिकली अकॉर्डिंग टू एमपी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जो एरिया होती है, सो 18 से 20 लाख लोग एक एमपी को चुनते हैं. तो वो एरिया को डिफाइन किया जाता है, वो एरिया को एक डिमार्केट करके बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी है. तो 18 से 20 लाख लोग जितने भी इकट्ठे आते हैं जुड़ के एरिया में, वो पूरे एरिया को जुड़ा देते हैं. जुड़ा दे के इसमें ये जो बंच है, ये एरिया में 18 से 20 लाख है, ये इसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी बोलेंगे, यहाँ से एक एमपी आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे 10 लाख लोग एक एमपी को चुन रहे हैं, यहाँ पे 20 लाख लोग एक एमपी को चुन रहे हैं. मतलब इनकी वोट की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट इनकी वोट की वैल्यू. समझे? तो बेसिकली अगर हम एक वोट को 100 रुपीज की वैल्यू देंगे, लेट अस सपोज अगर हम एक वोट को 100 रुपीज बोलेंगे, तो यहां पे क्या होगा, 10 लाख वोट. ओके, एक वोट को अगर हम 1 रुपये, सो दैट कैलकुलेशन हमारा इजी होता है, 1 वोट को अगर हम 1 रुपये का वैल्यू देंगे, तो यहां पे क्या है, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज
में एक एमपी 10 लाख रुपीस एक वैल्यू है फॉर 1 एमपी। यहां पे क्या है 20 लाख, यहां पे क्या है 20 लाख रुपीस वैल्यू है एक एमपी की। मतलब क्या है, यहां से यहां पे एमपी की जो सीट है और यहां पे जो वोटर की वैल्यू ऑफ वोट है यहां पे कम है, ओके, यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखिए 50 रुपए की आती है आपको, 1 वोट इज इक्वल्स टू 50 रुपीज ईयर। क्योंकि एमपी दो जगह भी है, लोकसभा सीट दोनों को भी दी गई है, बट यहां पे 10 लोग चुन रहे हैं, 10 लाख लोग चुन रहे हैं, यहां पे 20 लाख लोग चुन रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, यूपी में हर एक की वैल्यू जो है, वोट की वैल्यू एक साइकोलॉजिकल थिंग है, ओके, इसको हम देख नहीं सकते, तो हम समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, तो यहां पे आप देखिए क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन हो गया है। मगर यहां पे क्योंकि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा रहने की वजह से हर एक की वोट की वैल्यू 50 रुपये हो गई है, ओके, वेयर सिक्किम में पॉपुलेशन कम रहने की वजह से हर एक की वोट की वैल्यू 100 रुपये है, ओके। सो क्वांटिटी की वजह से वैल्यू क्या होगी, वोट की वैल्यू डाइल्यूट हो गई, वोट की वैल्यू क्या होगी, ये डाइल्यूट, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन। हाँ, तो हमारी कंट्री में हर स्टेट में ये क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर स्टेट में सेम पॉपुलेशन नहीं रहने की वजह से वी आर फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन। सो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी यहां पे एक इशू आ गया। दूसरा क्या है, क्वालिटेटिव डाइल्यूशन, ठीक है। क्वालिटेटिव डाइल्यूशन क्या है, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, ठीक है। अभी देखिए यहां पे 1 2 मिस्टर ए, मिस्टर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक है। इन पूरों के पास अप टू व्हाट एच, ये 8 पर्सन्स के पास, बेसिकली 8 पर्सन्स के पास राइस क्रॉप लैंड्स है, मीन्स उनके लैंड पे वो राइस क्रॉप ग्रो करते हैं। आई जो है ग्रेप्स ग्रो करता है, फ्रूट्स, जे जो है वेजिटेबल ग्रो करता है, ठीक है। नाउ अगर लाइक माई सेल्फ शुजात, मैं अगर पॉलिसी मेकर होता, इफ आई एम दी पॉलिसी मेकर, अगर मैं पॉलिसी बना रहा होता, एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रहा होता, सो मैं जब एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाऊंगा तो मेरी पॉलिसी का डायरेक्शन कहां पे होगा, जस्ट इमेजिन माय पॉइंट। तो मेरी पॉलिसी का डायरेक्शन और मैं जितना भी बजट एलोकेट करूंगा, मैक्सिमम वो बजट रहो, जो मेरी पॉलिसी के स्टेप्स रहो, वो पूरे राइस क्रॉप के तरफ ही रहेंगे। क्योंकि 10 में से 8 लोग राइस क्रॉप ही ग्रो करते हैं, तो मेरा पूरा तवज्जो दो, मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन फोकस रहेगा ये इन पे रहेगा, और ये मेरे हाथ से नेग्लेक्ट हो जाएंगे उतना ज़्यादा। इनके प्रॉब्लम्स क्या है, ग्रेप कल्चर में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके, वेजिटेबल्स ग्रो करने में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज प्रॉब्लम्स होता है, एक्सेट्रा, बहुत सारे इनके भी प्रॉब्लम्स होते हैं। बट जब मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, 10 में से 8 लोग राइस क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो मैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके पॉलिसी का 95% to 99% मैं वहीं पर जाऊँगा, और इन दोनों के ऊपर मेरा कम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ओके। तो मतलब क्या है, ये दोनों का देर से इनके डेवलपमेंट में कमी रह रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो मेजॉरिटी है वो एक जैसे है, ये पूरी मेजॉरिटी एक जैसे रहने की वजह से इन दोनों का क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अब यही चीज हम अप्लाई करेंगे अपने कंट्री की पॉपुलेशन के रिलीजन वाइज। तो हमारे पास है हिंदूज 80%, लेट अस सपोज, ओके, और मुस्लिम्स है 14%, बाकी के पूरे आप देख सकते हैं, जैन्स रहो, सिख्स रहो, क्रिश्चियंस रहो, बुद्धिस्ट रहो, पारसी, तो ये पूरे माइनॉरिटीज़ कितने हैं, 20% है, लेट सपोज पूरे माइनॉरिटीज़ 20% है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ये जो माइनॉरिटीज़ है इंडिया में अलग अलग सिचुएटेड है। सो मतलब क्या होगा, अब हर एक एमपी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू का ही हो गया है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या हो गया है, हिंदू का हो गया है। क्योंकि ये पूरे माइनॉरिटीज बटे हुए हैं,
बटे हुए रहने की वजह से मेजॉरिटी पॉपुलेशन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू का हो गया है। इसलिए सो पॉलिटिकल लीडर जो है, हिंदू लोगों को जो अच्छा दिखता है, उनके कान में उनको क्या सुनाना है, उनके कान को क्या सुने तो अच्छा दिखता, उनको क्या दिखाए तो अच्छा दिखता। तो पूरे पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं, इनके अपीजमेंट में लगे हुए हैं कि हम हिंदू मेजॉरिटी को हम उनको अपीज करें, उनको हम वू करें तो ऑटोमेटिकली वोट आ जाएंगे। क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी पॉपुलेशन इतना छोटा है। मतलब क्या है, अभी अगर सीट जीतना है तो आपको इनकी जरूरत नहीं है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस तरीके से। अब ये भी आई विल गेट इनटू दैट कि ये डिलिमिटेशन करते हैं इस वजह से, तो मैं वो बोलूंगा। तो बेसिकली आप ये समझे क्वालिटेटिव डायल्यूशन क्या है। क्वालिटेटिव डायल्यूशन कब होता है, जब हर कम्युनिटी को उनका ओपिनियन रखने का या उनके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करने का जब हक नहीं मिलता है, वो जब बोलते हैं हम क्वालिटेटिव डायल्यूशन हो गया। अब यहां पे देखिए, मुसलमान या जैन या सिख कोई भी वोट डालो या नहीं डालो, ओके, ए बी सी कैंडिडेट्स हैं, ओके, ए बी सी कैंडिडेट। अब ये जो माइनॉरिटीज किसी पे भी वोट डालो, ओके, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ए बी सी कैसा भी कोई भी आएगा, वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो हिंदू पॉपुलेशन है उनके वजह से ही आएगा। मतलब हिंदू पॉपुलेशन को जो चाहिए वही इंप्लीमेंट होगा और वही तरीके का सिस्टम चलेगा। ये होता है क्वालिटेटिव डायल्यूशन, जहां पे माइनॉरिटीज का पार्टिसिपेशन दिखता तो है बट एक्चुअली में नहीं है। माइनॉरिटीज थोड़े ए को डालेंगे, थोड़े बी को डालेंगे, कोई सी को डालेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वोट करेगी वही बंदा लोकसभा में बैठेगा। दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव डायल्यूशन। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज, इक्वालिटी चाहिए बट नहीं है हमारे कंट्री में। पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज है। पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज क्यों है? क्योंकि क्वांटिटेटिव डायल्यूशन हो रहा है। वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू नहीं है हमारे कंट्री में, हम वो पढ़ चुके हैं। और क्वालिटेटिव डायल्यूशन भी हो रहा है, हर कम्युनिटी को नहीं मिल रहा है पार्टिसिपेशन करने का। इनका तो मतलब ही नहीं है रहने का या नहीं रहने का, वैसा हो गया है, राइट। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे यू कैन सी हियर, तो मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ समझा दिया, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। चलो, ओके, अब यहां पे देखिए, यू हैव टू सी दैट यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में है। ये डाइल्यूशंस अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर जो हमारे अंबेडकर जी थे और बाकी के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, उन्होंने क्या किया है, ओके, थोड़े सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, थोड़े सेफगार्ड्स। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों दिए गए सेफगार्ड्स? तो ऐसा हो सकता है, डिलिमिटेशन बोल के एक आता है। डिलिमिटेशन क्या है मालूम? एक एरिया में हम इतने पॉपुलेशन के लिए, 1 लाख पॉपुलेशन के लिए एक एमपी दिए हैं, बट पॉपुलेशन तो बढ़ेगी और एक बार, तो उसे हमें डिलिमिट करना है, उसे हमें तोड़ना है। तोड़ के क्या करना है, 1 लाख को अगर हम 20 साल के बाद क्या करेंगे, 2 लाख पॉपुलेशन को एक एमपी सीट, ये हो, इसका मतलब है डिलिमिटेशन। मीन्स पहले लिमिट रखे थे, उसके बाद में डिलिमिटेशन का एक्ट लेके आके क्या करेंगे, वो लिमिट को हम बढ़ाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिलिमिटेशन। तो अब ऐसा हो गया, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, क्योंकि डिलिमिटेशन गवर्नमेंट करती है, ओके, और डिलिमिटेशन के ऊपर अगर कुछ भी चेंजेस के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट पहले ही बार्ड है कि इसके ऊपर कुछ कमेंट करें। तो अब ऐसा होगा कि एक पार्टी पावर में आ गई, ठीक है, लेट अस सपोज बीजेपी पावर में है, तो वो आ गए, तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरीके से डिवाइड करेंगे जहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, बाकी के माइनॉरिटी पॉपुलेशन कम है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि उनको सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन को अच्छे से बताना है, उनके लिए काम करना है, उनको जो होना है वो देना है, तो उनका काम बन जाएगा। बाकी के माइनॉरिटीज का कुछ भी वहां पे पार्टिसिपेशन रहेगा, बट रियल चेंज कुछ ला नहीं सकते हैं। तो ये आने के चांसेस हैं, दिस इज व्हाट। तो इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स एक पार्टी इस तरीके के स्टेप्स नहीं लेना, ओके, दे शुड नॉट टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप्स, ओके। सो थोड़े सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं अपने को टू एंश्योर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, हर सिटीजन को इक्वल राइट्स रहने के लिए। आर्टिकल 81, आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रेशियो ऑफ पॉपुलेशन फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज
shall be same as far as practicable. मीन्स अगर 1 लाख लोग एमपी चुन रहे हैं तो 1 लाख लोग एमएलए भी चुनना है। ओके, तो दोनों का रेशियो सेम होना है। सेम होने से क्या होगा, प्रॉपरली हम क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन को तो हम कम कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 327 ये बोलता है कि डीलिमिटेशन, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो डीलिमिटेशन करा सकते हैं इस तरीके से, और कोर्ट क्वेश्चन भी नहीं कर सकती है। उसके बारे में अपने को कोर्ट का एंगल भी दिया गया है यहाँ पे, और सेफ गार्ड्स किस तरीके के हैं वो भी बोला गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, इंडिपेंडेंट डीलिमिटेशंस कमीशन अपॉइंट करती है। बेसिकली डीलिमिटेशन कमीशंस को कौन हेड करते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हेड करते हैं। कभी भी डीलिमिटेशंस कर रहे हैं तो ये याद रखना है कि आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 जो SC ST को रिजर्वेशन मिलता है, तो उनके रिजर्वेशन को बिना ट्रबल हुए, बिना चेंज हुए, उनके रिजर्वेशन को कायम रखते हुए, स्टेबल रखते हुए ही डीलिमिटेशन करना होगा। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से आर्टिकल में सेफगार्ड्स है कि दैट एंश्योर्स पॉलिटिकल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स, पॉलिटिकल इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। ये भी पूछ सकते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन कौन हेड करता है, कि रिटायर्ड CJI नहीं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बस है, नॉट CJI। ठीक है, आप ये भी बात याद रखिए। तो देयर इज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, जब डिलिमिटेशन कर रहे हैं कि आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 आर ओमिटेड फ्रॉम रेफरेंस, कि इसको हम डाइल्यूट भी कर सकते हैं, आर्टिकल SC ST रिजर्वेशन कैन बी डाइल्यूटेड बाय द डिलिमिटेशन एक्ट, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ओके, और यहाँ पे एक मेंस क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, याद रखिए। यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, पॉलिटिकल equality in liberal democracies is not only about equality of opportunity to participate in the political decision making process, but also carrying a vote value that is equal to other members of the community. तो ये एक स्टेटमेंट आपको एथिक्स में रहो, या ये स्टेटमेंट आपको एक पॉलिटी और गवर्नेंस में दे सकते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी इज नॉट अबाउट जस्ट गिविंग, ओके, इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना वोट करने के लिए, यही नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी में हर एक का ओपिनियन भी रिप्रेजेंट होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज व्हाट, ये एक स्टेटमेंट आपको आ सकता है इन द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस दिए गए हैं सेकंड कॉलम में कि कब कब कितने बार डिलिमिटेशन हुआ है। डिलिमिटेशन अभी तक 1952 में हुआ है, 62 में हुआ है, 1972 में हुआ है, 2002 में हुआ है, और उसमें वो डिलिमिटेशन में कितने सीट्स बढ़े हैं और कितने असेंबली के सीट्स बढ़े हैं, ओके, और कितने पार्लियामेंट के सीट्स बढ़े हैं, इन पूरों के ऊपर डिस्कशन है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक कांग्रेस के MP है मनोज तिवारी, उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट बड़ी बना रहे हैं तो 500 MPs 1000 MPs हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन बिठा रही है सो दैट कि 500 MP को 1000 MP बना दें, तो मतलब छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी कर दें। तो इस तरीके के अपोजिशन में भी ये आते हैं अंदर से कि डाउट्स आते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो ये निकालने के लिए ऑलरेडी एक लॉ बनाया गया है कि 2026 तक, 2026 तक, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 2026 तक नहीं बनाना है डिलिमिटेशन। ओके, अब जैसा चल रहा है, पॉपुलेशन कितनी भी बढ़ो, कितनी भी रहो, पार्लियामेंट की सीट्स नहीं बढ़ना है। तो इस वजह से क्या हो गया, थोड़े जैसा कि हमारा हैदराबाद है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रहते हैं, ठीक है, मेजर सिटीज़ में आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब कितने भी लोग ज़्यादा बढ़ते भी रहो, बट हैदराबाद में देखिए एक MP सीट के लिए इतने पॉपुलेशन हो सकते हैं, बट वही हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक MP सीट के लिए उतने पॉपुलेशन नहीं होंगे, राइट? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कि अब वो लोग छोड़ दिए ना, 1971 के सेंसस के ऊपर ही डिलिमिटेशन हो गया कि हाँ, इतने लाख पे इतने लोगों का व्हाट आई से इज दैट एक MP बनेगा। ठीक है, अब बेसिकली 15 से 18 लाख अपने इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे दिया गया है, 15 to 18 लाख पीपल के लिए एक MP सीट क्रिएट की गई है। वो 1971 में करे थे, ओके, उसके बाद में फिर से 2002 में भी करे थे, ओके, 1971 सेंसस के ऊपर, ठीक है, 2002 में हो गया था। अब पॉपुलेशन तो उतनी है नहीं, उससे ज़्यादा बढ़ गई ना, तो फिर अब 15 से 18 लाख, 25 से 30 लाख हो सकते हैं, या 15 से 18 लाख वैसे ही रख के, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जब बढ़ गई तो सीट्स भी बढ़ जाएंगे, राइट? सीट्स विल आल्सो इंक्रीज। सो ये पूरे चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए डिलिमिटेशंस बार बार नहीं करना है, इसलिए 2026 तक फ्रीज किया गया है कि इसके ऊपर और कुछ नहीं करेंगे 2026 तक। ये ऑलरेडी वो लोग बोल चुके हैं, एक लॉ आया था, ओके, राइट। तो ये हो गया
पॉलिटिकल डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे जो मैं बताया वही है, डाइल्यूशन ऑफ वोट वैल्यू किस तरीके से हो रहा है। देखिए आप, एक एग्जाम्पल दिया गया है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, ओके, इंक्रीज बाई मोर देन 125%, okay, from 1971 to 2011, whereas Kerala और Odisha population, गोवा, तमिलनाडु का population increase by only 100%। तो एक एरिया में population ज़्यादा बढ़ गई, एक एरिया में population कम बढ़ गई। तो एक एरिया में population ज़्यादा बढ़ने से उनकी value of vote कम हो जाती है, एक एरिया में population कम रहने की वजह से उनकी value of vote ज़्यादा हो जाती है। तो इसको हम निकालने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बिठाना पड़ेगा और हर क्वांटिटी को प्रॉपरली रिप्रेजेंट किए करे जैसा एक फॉर्मूला हमें निकालना चाहिए। तो वही बोला गया है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे ये दिया गया है, सो दे हैव गिवन दैट, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटेटिव डाइल्यूशन को हम किस तरीके से निकालें। ओके, मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसीज में, हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे हिंदूज मेजोरिटी ज़्यादा है, तो वही लोग जिसे चुनेंगे वही आएगा। तो बाकी के पूरे माइनॉरिटीज किसको भी वोट दो उसका तो मायने ही नहीं है कि उनके ग्रीवियंसेस या उनके कुछ इश्यूज है, उसको एक पर्टिकुलर मिस्टर ए में नॉट डील, मिस्टर बी के ऊपर उनको ट्रस्ट है कि वो उनके इशू संभाल सकता है, बट हिंदूज को मिस्टर ए ही पसंद है तो मिस्टर ए को जिता देंगे क्योंकि मेजोरिटी में तो है। तो मिस्टर बी तो कभी आएगा ही नहीं ना, जिसके ऊपर माइनॉरिटीज को ट्रस्ट था। तो ये चीज को कैसा करेंगे? ओके, हाउ टू सॉल्व दिस? The qualitative dilution of vote value parity can be used as a tool to sideline or make insignificant votes of the minorities. क्वालिटेटिव डाइल्यूशन के वजह से माइनॉरिटी के वोट्स इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, मतलब वोटिंग में या किसी लीडर को इलेक्ट करने में उनका कोई महत्व ही नहीं रहता है। तो इसको कैसा हम टैकल करें? तो 3 वेज दिया गया है। फर्स्ट है क्रैकिंग। ओके, पहली बात, जहां पे डोमिनेट होते हैं माइनॉरिटीज, ओके, हैदराबाद में मुसलमान ज़्यादा है, बोल तो नॉट ज़्यादा, 45% है, हिंदूज 55% है। अगर हैदराबाद में इसको हम और 5, एक्चुअली हैदराबाद के लिए 5 MP सीट्स है, अगर इसको हम 7 कर देंगे, 7 करने के बाद में क्या हो जाएगा? अब ये माइनॉरिटीज़ इतने ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग जो मुसलमान इतने ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर इनको जो चाहिए MP वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो डिवीजन होने के बाद में ये जो 5 MP 7 MP बन जाएंगे, 5 एरियाज। ओके, हैदराबाद 5 एरिया में बटा है, अब 7 एरिया में बढ़ जाएगा। 7 एरिया में बटने की वजह से माइनॉरिटीज अलग अलग पॉकेट्स में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग रहेंगे, बट माइनॉरिटी में रहेंगे, फिर से मेजोरिटी आ जाएगी। तो जहाँ पे माइनॉरिटी डोमिनेंस होता है वहाँ पे उनको डिवीजन नहीं करना है, जहाँ पे माइनॉरिटी डोमिनेंस होता है वहाँ पे और डिवीजन नहीं करना है, वहाँ पे डिलिमिटेशन नहीं करना है। अगर करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो पहले एक क्रैक करना है, वो जो भी माइनॉरिटीज जहाँ पे भी रहते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम नहीं टच करना है। सेकंड है स्टैकिंग। ओके, वेयर द माइनॉरिटी पॉपुलेशन इज सबमर्ज विद इन कॉन्स्टिट्यूंसीज वेयर अदर्स आर मेजॉरिटी। ओके, सो जहाँ जहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन कंप्लीटली सबमर्ज है, मीन्स 100% पूरे एरिया में हिंदू सी है, सिर्फ 2% माइनॉरिटीज है, तो वैसे जगहों को हम वहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थर्ड वन क्या है? थर्ड इज पैकिंग। थर्ड इज व्हाट? पैकिंग। थर्ड इज पैकिंग, वेयर माइनॉरिटीज आर पैक्ड विद इन ए फ्यू कॉन्स्टिट्यूंसीज। सो जहां जहां पे भी माइनॉरिटीज है उनको इकट्ठा करके उनको एक सीट लगा दो, उनको एक सीट लगा दो, तो उनका प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ऑलरेडी माइनॉरिटीज आर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड बोल के बोला भी जा रहा है। मुसलमान की पॉपुलेशन 12% है, अगर उनके पार्लियामेंट्री सीट्स देखेंगे तो 4% ही है। तो पॉपुलेशन वाइज जितने चाहिए, अगर 100 में 12 सीट्स मुसलमान के चाहिए तो फिर एक्चुअली में है कितने? 4 ही है। तो क्या, तो फिर वो 500 में कितने आएंगे? फिर वो 50 तक आ जाएंगे। सो फिर ये जो इस तरीके से करना होगा। ऑलरेडी ये नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सच्चार कमेटी, ये पूरे कमिटीज़ ऑलरेडी रिकमेंड दे चुके हैं कि इस तरीके से मुसलमान पॉपुलेशन जो भी है प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो रही है और अदर माइनॉरिटीज़ का भी कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए कि दिल्ली में भी देखिए आप ज़्यादातर सिख्स रहते हैं,
ओके, बोल तो ज़्यादातर तो नहीं रहते, दिल्लाइट्स भी ज़्यादा रहते हैं, बट 6 एक साइजेबल पॉपुलेशन, लेट्स से सपोज कि 10 लाख दिल्ली वाले हैं, तो 1 लाख तो 6 वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो गए। अब वहाँ पे अब 1 लाख सिख थोड़ी ना एक जगह पे रहेंगे, अलग अलग जगह पे दिल्ली में रहेंगे। जब वहाँ पे इलेक्शंस होगा, क्या सिख के वोट की वैल्यू होगी वहाँ पे? नहीं होगी, क्योंकि जो बाकी के 9 लाख है वो पूरे क्या है, हिंदू सी है। तो वहाँ पे फिर वो लोग जिसे चाहेंगे उन वही आएगा, ठीक है। वैसा नहीं होना है। अगर जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में अगर सिख वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, तो वहाँ पे ही डीलिमिट करके उनको एक सीट दे देना, सो दैट वहाँ पे उनका कोई माइनॉरिटी से या सिख से कोई एमपी आए, तो उस वजह से क्या होगा, उनकी कम्युनिटी भी रिप्रेजेंट होगी। ऑब्वियसली सिख पॉपुलेशन हमारे कंट्री में, क्रिश्चियन पॉपुलेशन हमारे कंट्री में 2% है, तो कितने क्रिश्चियंस है? लेस देन दैट, ठीक है, पार्लियामेंट में। तो इस तरीके से पूरे माइनॉरिटीज प्रॉपरली रिप्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। ओके, दैट इज व्हाट द एंड ऑफ दिस। तो लास्ट वही यहाँ पे दिया गया है कि मुस्लिम पॉपुलेशन रिप्रेजेंट नहीं हुई है, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। और कभी भी डिलिमिटेशन करते हैं तो ये बात याद रखना होगा, SC ST के जो भी रिजर्वेशन नॉर्म्स है, वो रिजर्वेशन नॉर्म्स वैसे ही रख के उनको ऑनर करते हुए डिलिमिटेशन्स करना चाहिए। ये हमारा पूरा आर्टिकल है। लाइक इफ़ यू वांट दिस आर्टिकल, जस्ट यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट www.bharatiyayearsinstitute.com। वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, यू कैन जस्ट डू इट, और एल्स एक्सप्लेनेशन के साथ ही लिख लो, बेटर होगा। थैंक यू।